नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए हमको एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक नए प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, ओपन पावर सेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, ये बार बार करते रहिए ताकि भूले नहीं, और ऐसा हो जाएगा कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। उसके बाद आप है ना क्रिएट नेक्स्ट ऐप के बाद है ना @लेटेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, या स्पेस देकर नाम बता सकते हैं। तो आप एंटर मारिएगा तो भी नाम आपसे पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, तो आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है और हम इसका नाम टू डू रख लेते हैं। क्या नाम है? टू डू एक लिस्ट होता है भुलक्कर लोगों के लिए। जब कोई मम्मी बोले कि ये सामान लेके आ जाना, और ये घर से जब बाजार की तरफ जाता है तो आधा भूल जाता है, फिर उसको फोन करना पड़ता है। तो टू डू लिस्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो ढेर दिमाग के तेज है। तो उनको उनके लिए क्या है, ये कहना एप्लीकेशन है जिसमें ना जाकर वो लिस्ट लिख देते हैं कि क्या क्या लाना है, और फिर जब मिल जाता है तो उसे मिटा देते हैं या डिलीट मार देते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे भी लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन टू डू लिस्ट बड़ा अच्छा आसान सा एप्लीकेशन है जिसको हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये रहेगा? हाँ। टेलविन रहेगा? बिल्कुल हाँ। उसके बाद एसआरसी वाले यूज करना हम लोग, नहीं नहीं, आज का जमाना खत्म हो गया। ऐप राउटर रिकमेंडेड हम लोग, यस। जब रिकमेंडेड है तो फिर सोचना क्या, कोई चीज और चाहिए? नहीं। 2 मिनट वेट कीजिए और देखिए आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। किस नाम से? टू डू नाम से। ठीक है, टू डू एप्लीकेशन नाम से ये इंस्टॉल हो रहा है, और हम इस टू डू एप्लीकेशन को अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ कंपोनेंट बनाने हैं। एक्चुअल में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका रेफरेंस है कंडीशनल रेंडरिंग, यानी इसको फोकस करना है कि कैसे हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी कंडीशन पे कैसे अलग अलग एचटीएमएल दिखा सकते हैं, कंडीशन पे कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट पे बिहेव करा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रेंडरिंग। का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना या उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली अगर हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाया गया है जिसका नाम है पैकेज लिस्ट, और दूसरा उसके अंदर सेवरल आइटम्स है जो कि भी वो भी एक कॉम्पोनेंट है, जिसको हम चाइल्ड कॉम्पोनेंट या सब कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। आज हम लोग 2 कॉम्पोनेंट बनाएंगे, दोनों अलग अलग फाइल बनाएंगे और फिर आपस में दोनों को मिलाएंगे। लास्ट लास्ट जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसमें गैलरी और प्रोफाइल एक ही फाइल में बनाए, इस बार अलग अलग फाइल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैकेज लिस्ट का नाम ना यूज करके इस बार हम यहाँ पे टू डू लिस्ट नाम यूज करेंगे, और उसके अंदर जो डेटा होगा उसको आइटम ही नाम रखेंगे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम बदल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। अ, थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तब तक हम लोग कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, जिसमें हमको जाना है ऐप के पास। कहाँ पे जाना है? ऐप के पास जाना है। उसके बाद हम ऐप के अंदर में एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कंपोनेंट। देखिए, अब इस कंपोनेंट के अंदर में मैंने जैसे कहा, तो टू डू लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि इस फाइल का नाम भी स्मॉल लिखते हैं। पहला स्मॉल नहीं हो सकता, पहला कैपिटल ही होगा। ये बार बार आपको बताने का मतलब है कि आप भूले नहीं। इसके बाद आप इसके अंदर कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कॉम्पोनेंट बनाने का मतलब ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद इसका नाम जो भी है आप वो यूज करें। टू डू लिस्ट नाम है तो हम टू डू लिस्ट ही नाम यूज करेंगे, और ये मेरा प्रॉप पास करने के लिए एरो फंक्शन है, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेंडरिंग रिटर्न कर सकते हैं, सॉरी रिटर्न का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, अभी भी मिस्टेक है। रिटर्न, और ये रहा। ठीक है, तो हम बेसिकली इस जगह को अभी ब्लैंक कंसीडर करेंगे फ्रेगमेंटेशन की मदद से, मतलब ब्लैंक जगह है। ठीक है, एक और कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम होगा आइटम। ध्यान से देखिएगा, उसका नाम क्या रखना है? आइटम, आई कैपिटल डॉट जेएसएक्स। तो आइटम नाम का जो कंपोनेंट है इसको हम इस तरह से करके दिखाते हैं। देखो, आइटम इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन है, आप इसमें नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट आइटम। देखिए, तो एक्सपोर्ट करने का 2 तरीका है, एक तो आप वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, बाद में एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब पहले वाले में देखिए डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट कर लिया, इसमें कॉन्स्ट छूट गया, कॉन्स्ट। ठीक है, ओ, जब एक्सपोर्ट होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्स्ट लिखने की जरूरत नहीं। ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों तरीका है। यानी आप बनाने टाइम ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो गड़बड़ी नहीं है। देखिए, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, कंसोल का काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। और आप इस जगह पे देखिए, ये इसने क्या किया है। ओवरऑल इसने एक 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 है ना आइटम नाम का जो कॉम्पोनेंट बनाया है, इसमें 2 चीज पास किया है। एक का नाम है नेम और दूसरा नाम इस पैकेज। इसका नाम हम इस डन रख लेंगे,
मतलब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसी प्रोजेक्ट से कैसे इंस्पायर होते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक एल आई का टैग लगाएंगे जिसमें आइटम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और फिर सी एस एस के लिए आइटम नामक क्लास लगा हुआ है। हालांकि हम लोग टेलविन यूज कर लें, तो हमें ना आइटम वाले कंपोनेंट के पास जाते हैं और वहां पे रिटर्न डाला है। देखो रिटर्न, और रिटर्न में क्या लिखना है, आई एल आई क्लास नेम जो सी एस एस करेंगे करेंगे, और इस जगह पे क्या पास करेंगे, इस जगह पे अपने को आइटम पास करना है। देखो हम आपको अभी आइटम 1 2 3 ऐसे करके बता सकते हैं, या आइटम से बता सकते हैं। अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करना है। आइटम एक अलग कंपोनेंट है और टू डू लिस्ट एक अलग कंपोनेंट है जिसको यहाँ इंपोर्ट करने जा रहे हैं। देखो आइटम इंपोर्ट हो गया, देखो ऊपर देखो इंपोर्ट हो चुका है। तो वो जो एल आई का टैग है वो यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे यूएल का टैग चाहिए, ठीक है। यूएल का टैग क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट बनाता है। एचटीएमएल का बहुत बेसिक सा चीज है। और अगर मल्टीपल आइटम डालेंगे तो मल्टीपल आइटम रेंडर होगा। अब ये जो देखो ये आइटम जो है यहाँ कॉल हो गया, टू डू लिस्ट में कॉल हो गया। टू डू लिस्ट कहाँ कॉल होगा, पेज डॉट जेएस। कहाँ कॉल होगा, पेज डॉट जेएस में। तो यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, आप उसको पूरा खाली कर सकते हैं रिटर्न वाला पार्ट को। देखिए मैंने खाली कर दिया, ये इतना हो गया। ऊपर इमेज की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, तो आपको तो कोई एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे नॉर्मल ये देख सकते हैं इमेज, सॉरी रिटर्न टू डू लिस्ट। और देखिए ऊपर एंटर मारने के साथ ही इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं होता तो आपको वो लिखना होगा इंपोर्ट टू डू लिस्ट फ्रॉम और फिर पाथ। तो डॉट का मतलब इसी जगह पे स्लैश कंपोनेंट स्लैश टू डू लिस्ट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लिखा हुआ आएगा, तो आप इसके भरोसे ना रहिए। टू डू लिस्ट और फ्रॉम और उसके बाद कंपोनेंट का पाथ जो भी है, अगर आ जाता है तो आपको अच्छी बात है, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपका जो बेसिकली रेंडरिंग का वर्क है वो पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका सर्वर को रन करते हैं, यहाँ जाते हैं टर्मिनल में, रन टर्मिनल। देखिए गो लाइव वाला बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे लोग क्या किया करते थे, अब नहीं होगा। npm रन देव, देखिए npm रन देव करने के बाद आपको एक लोकल होस्ट का यहाँ पे पाथ मिलता है जिसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप वो ULLI देख पाएंगे। देखिए इसको रेंडर होने देते हैं। ULLI अगर आ गया तो समझिए कि आपका सारा सेटिंग जो अभी आपने किया वो एकदम ठीक ठाक है। ये रेंडरिंग फर्स्ट रेंडरिंग में काफी टाइम लगता है, बिकॉज इसमें परेशान होने की बात। यहाँ पे देखो कुछ एरर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो एक कॉन्स का एरर होगा आई थिंक, जो मैंने नहीं लगाया। लेट्स कॉन्स ये सब लगा सकते हैं, लेकिन ये तो गड़बड़ है। ओ मैं भूल गया था कि एरो फंक्शन का एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट फंक्शन आप अगर अगर आप एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं या फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक वेरिएबल में पहले स्टोर होगा तब जाके होगा। अगर आपको चाहिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डायरेक्ट, तो फंक्शन डिफिनेशन का इस्तेमाल करना होगा जिसमें फंक्शन कीवर्ड लगता है, और ये यहाँ पे इस तरह से साथ साथ में रहेगा, ये एरो का साइन नहीं रहेगा, तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं माई बैड कि मैंने यहाँ पे ये बात नहीं बताया। तो आपको ध्यान रखना है कि एरो फंक्शन अगर आप बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के लिए आपको या तो वेरिएबल में स्टोर करना होगा, जैसे मैंने आइटम में स्टोर किया है, आइटम वेरिएबल में स्टोर किया उसके बाद एक्सपोर्ट किया, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं क्या एरर सॉल्व हुआ। देखिए यहाँ 4 आइटम आ रहे हैं, और ये जो चीजें आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ग्लोबल डॉट सी एस एस में जो सी एस एस किया गया है उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे टेलविन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 लाइन ऊपर की जरूरी है, जो कि टेलविन 3 अलग अलग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है, जिसका नाम बेस यूटिलिटी और कंपोनेंट है। तो वो तीनों का तीनों आपके इंपोर्ट रहेंगे, वो नहीं हटाए जाएंगे। देखिए नॉर्मल देख लीजिए आप, ये आइटम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप है ना इस एल आई से एल आई को डुप्लीकेट ना करके मैंने एक कॉम्पोनेंट बना दिया, और टू डू लिस्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस जगह पर हम यूएल एल आई कर सकते हैं। अब इसका लिख देते हैं लिस्ट स्टाइल सर्कल, काम करें स्टाइल सर्कल, ट्राई करते हैं। पता नहीं, मुझे टेलविन देखना पड़ेगा कि टेलविन में डॉट चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग आइटम के ऊपर काम कर चुके हैं, और एक ही डिवीजन है, तो अभी हमको फ्रेगमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है, तो हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो ना लंबा करते हुए हम जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं और समझते हैं कि इसमें इस डन नाम का एक और प्रोसेस पास करेंगे। किसमें पास करेंगे, हम यहाँ पे बगल में स्प्लिट कर देते हैं विंडो को, ताकि दोनों कंपोनेंट खुला रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नेम पास कर देते हैं, नेम नाम का एक कंपोनेंट पास कर देते हैं, तो जो आइटम लिखा हुआ उस जगह पे क्या आएगा, नेम आएगा।
तो हम यहाँ पे अगर पास करेंगे नेम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं ना यहाँ पे कि बाय अमिल, मम्मी बोली दूध लेकर आओ और भूल गए। उसके जस्ट नीचे एक और काम, आस्क फॉर मनी, ठीक है, और नाम नहीं लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ना बाय डबल ए साइज बैटरी, कुछ भी जो आप करते हैं दिन भर में, चना दाल लेके आना है, लाना है 1.5 kg, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन ज़्यादातर टू डू में स्टोर होती है और वो उसका रेंडरिंग दिखा देते, देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अक्सर जो है ना ये होता है क्या कि ये जो लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, ये लिस्ट में जो पैरामीटर प्रॉप से पास किए सब कुछ ना, यहाँ नेम नाम का प्रॉप है और नेम नाम का प्रॉप एक्सेप्ट किए और उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा वाला प्रॉप उसका नाम रखेंगे इज डन। अब कोई काम हो गया, मान लो चना दाल मैंने खरीद लिया या दूध मैंने खरीद लिया, तो उसको टिक लगाना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज डन लिख दिया। इज डन में क्या है, एक और प्रॉप है, इस डन में दो वैल्यू पास करेंगे, या तो इज डन में ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या दिखाना है, देखो हम चाहते हैं कि इज डन में अगर ट्रू रहे तो छोटी ब्रैकेट इज डन, देखो अगर ट्रू रहा तो लिख देना डन, अगर फॉल्स रहा तो नॉट डन, ठीक है। अब ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर डिजाइन किया मैंने, ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं, देखिए तो बी ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट, देखिए अगर इज डन ट्रू रहा तो ये डन आएगा, नहीं तो नॉट डन आएगा। अब चेक कीजिए तो सब में कैसे क्या क्या आ रहा है, देखिए इसमें डन आ रहा है, इसमें नॉट डन, इसमें नॉट डन, इसमें नॉट डन, क्यों? क्योंकि इसी में डन को ट्रू किया गया, जिसमें नहीं डाला गया तो फॉल्सी वैल्यू हो गया। अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है, फॉल्सी वैल्यू होता है, तो फॉल्स हो गया। अब हम इसमें लिख देते हैं इज डन ट्रू, इसमें कर देते हैं इज डन फॉल्स, ठीक है, और नीचे वाले में कर देते हैं इज डन ट्रू, ठीक है। तो देखो तीन में डन हो जाना चाहिए, ऊपर डन डन और नॉट डन से डन, है ना। तो ये इफ एल्स के हिसाब से आ गया यहाँ पे मैसेज। लेकिन डन नॉट डन ये सब बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा इसको मजेदार बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ के, यहाँ पे देखो नॉर्मल रेंडरिंग किया गया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। देखो आउटपुट मेरा ऐसा आ गया। अब ये हेडिंग भी हम देते हैं, ठीक है, हेडिंग देने के लिए हम कॉम्पोनेंट में यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पेज डॉट जेएस में टू डू लिस्ट से पहले एक फ्रेगमेंटेशन बना सकते हैं पेज डॉट जेएस के पास, और एक्सेल में लिख सकते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट डैश टू एक्सेल फॉन्ट बोल्डर, ठीक है, और उसके बाद आप ये टू डू लिस्ट का कंपोनेंट कॉल करिए। तो क्या हुआ, H1 टैग आ जाएगा उसके ऊपर, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए ऊपर में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन टॉप, मार्जिन मार्जिन बॉटम टू, तो थोड़ा अलग करने के लिए नीचे से, ठीक है। तो ये एकदम आराम से काम कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग है ना, ये जो टिक का निशान है, देखो क्या लिखा, नोटिस दैट सम आइटम कंपोनेंट इज टाइप प्रॉप्स इज ट्रू एंड सम इज फॉल्स। वैसे ही जैसे मेरा सम इज डन ट्रू है और कुछ इज डन फॉल्स है, तो क्या मैं जो यू वांट टू ऐड अ चेक मार्क टू पैक्ड आइटम इज ट्रू, अगर ट्रू रहे तो ये चेक मार्क दिखे, अगर तुम चाहो ऐसा दिखाना तो क्या दिखा सकते हो, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यही कैरेक्टर को। तो जहाँ पे डन दिखाने की बात आएगी वहां पे ये कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो डबल कोट्स में ध्यान रखना स्ट्रिंग है, और जहाँ पे ये नहीं रहेगा वहां पे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नल, क्या बोलते हैं, है ना, नहीं चाहिए तो नल। तो अब मेरा जो आउटपुट है वो तुम नोटिस करोगे कि उसके सामने टिक आ रहा है जो कि डन था, जो कि ट्रू है, इस डन ट्रू है, बाकी में नहीं आ रहा। तो जिसको फॉल्स कर देंगे हम उसमें नहीं आएगा, चेक करें, देखो टू डू लिस्ट में गए यहाँ पे, ये रहा मेरा कंपोनेंट, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो देखो सेकंड नंबर को फॉल्स किया है, तो उसका आउटपुट भी रिफ्रेश होने दो, देखो उसका उसका टिक क्या हुआ, हट गया, इसका मतलब फॉल्स पे नहीं आएगा, ट्रू पे आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब है ना इसके इस कंपोनेंट के अलावा और चीजें देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं।
तो यू कैन राइट विथ दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, आप इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। एकदम सही बात है, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना भी हम सिखा देते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो थोड़ा नीचे करते, काफी हाइट में ज्यादा हो गया। इसमें देखो, इस रन को ट्रू या फॉल्स दिखाने का क्या तरीका हो सकता है। तो नॉर्मली हमें ना इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को इफ एल्स में करके दिखाते हैं, जो सबसे बेकार तरीका है, बट शुरू करेंगे इसी से हम, ठीक है। इज डन रिटर्न, और हम चाहते हैं कि ये इज डन वाला अलाई दिखाए हम लोग। देखो, कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है समझने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद एल्स, देखो इसके आगे रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना है। और ये नीचे वाला रिटर्न का काम नहीं है। देखो, तो मैंने क्या किया, ये इफ एल्स सब हटा देते हैं। देखो, मैंने क्या किया, इस डन में ये टिक रहेगा, और इस डन जिसमें नहीं है उसमें टिक नहीं रहेगा। तो एक लंबा चौड़ा कॉपी पेस्ट हो गया, एल दो बार हो गया, राइट। ई फाइल से किया, इसलिए इसको बेकार कहा हम, क्योंकि इसमें देखो कोड को डुप्लीकेट करना पड़ रहा है, लगभग लगभग इतनी सी चीज चेंज करने के लिए हमको इतना लिखना पड़ता है। माइनर से चीज चेंज है, देखो आउटपुट सेम आ रहा होगा, देखो आउटपुट में कोई अंतर नहीं है। तो पहला जो तरीका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किया गया, वो ई फाइल के मेथड से किया गया, जो कि एकदम वाहियात है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। देखो, इफ इस पैकेज ट्रू रहा तो फिर ये टिक के साथ आए, और नहीं रहा तो, ठीक है। एक पार्ट और बता देते हैं, अगर ट्रू रिटर्न कर देता है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फिर एल्स इस तरह से बिना लगाए तो तुम काम कर सकते हो, मतलब बिना एल्स लगाए तुम रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि रिटर्न फंक्शन में क्या होता है कि जब रिटर्न लाइन लिखा जाता है उसके बाद लाइन एग्जीक्यूट होता ही नहीं। तो अगर इफ के अंदर घुस गए तो ये वाला लाइन रिटर्न हो जाएगा और फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो मतलब ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फॉल्स हो। तो इस हिसाब से ये एल्स लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट स्टेप है कंडीशनल रेंडरिंग में, जिसमें आप हमें यहाँ पे इस तरह से आउटपुट दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका जो डिस्कस किया गया, इस पैक इज ट्रू इज रिटर्न द डिफरेंट जेएसएक्स ट्री, मतलब जब ये ट्रू है तो ये एल ही अलग दिखा रहा है, और जब ये फॉल्स है तो ये एल ही अलग दिखा रहा है। बट इतना की जरूरत नहीं है, सम ऑफ द पैकेज आर चेक मार्क एट द एंड, है ना। चेक मार्क जो है वो लास्ट में ऐड किया हुआ है किसी किसी ने, जिसमें पैकेज ट्रू है। तो ये कंपोनेंट तुम्हारा ऐसा बना। लेकिन तुम इसको इसी काम को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये ऐसा आउटपुट आया, तो लिखा हुआ ट्राई टू एडिट एंड गेट रिटर्न आइदर इन द केस और द डिफरेंट रिजल्ट केसेस। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, कंडीशनल रिटर्निंग नथिंग विथ नल। अगर है ना, मान लो कोई अगर है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कि अगर मान लो कि कोई किसी ने आइटम में डेटा डाला ही नहीं, तब मामला फंस जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे फंसेगा। मान लेते हैं कि हम ये लिख दिया कि अगर है ना इज डन ट्रू हो तो कुछ भी रिटर्न ना करना है, तो फिर ऐसे से लिखना पड़ेगा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही दिखाएगा जो बचा हुआ है, वो जो डन हो चुका है वो दिखाना बंद कर देगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, हम इसको और आसान और सिंपल करके दिखाते हैं। इसको सिंपल करने के लिए हम आर्टिकल के नीचे आते हैं। आर्टिकल नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो नल के साथ काम किए तो आपने नोटिस किया कि जो टिक लगा दो पार्ट नहीं आया, है ना। यहाँ पे भी यही हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल देखते हैं, कंडीशनल तरीके से इंक्लूडिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग है ना यहाँ पे ये इस तरह से लिखा, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग जब कंडीशनल ब्रांचिंग में पहुंचे तो ये किया। लेकिन अगर हम टर्नरी ऑपरेटर से करें, चलो आ गया नेक्स्ट टॉपिक, इफ एल्स के अलावा टर्नरी ऑपरेटर से कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये प्रोसेस, इतना गंदा सा प्रोसेस, इतना सिंपल तरीके से बदल सकता है। देखो कैसे बदल सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, कंडीशनल रेंडरिंग का फायदा, तो इस काम को इस तरह से एग्जीक्यूट ना करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम बताने जा रहे थे। इसको कट कर लेते हैं और ये पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस काम को जो 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा था उसको 1 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, 2 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम नॉर्मल इफ एल्स लगाएंगे जैसे लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम बॉडी है इसका, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, देखो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं इज डन। क्या ये डन ट्रू है? अगर ये ट्रू है तो फिर नाम भी दिखाओ, देखो तो फिर नेम प्लस, और वो टिक का निशान भी दिखाओ। प्लस का काम क्या है, दो चीजों को जोड़ना, स्ट्रिंग को जोड़ना। और नहीं है, फॉल्स है तो सिर्फ नाम दिखाओ। अरे इसे तो छोटी ब्रैकेट में पूरा कवर हो गया, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, छोटी ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, चलो हो गया। तो इस डन अगर ट्रू है तो नाम और टिक दोनों दिखाओ, और फॉल्स है तो सिर्फ नाम दिखाओ।
ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। आउटपुट दिखाते, ये रिटर्न लाइन में लिखा हुआ, गलती ये है, यहाँ देखो, यहाँ पे रिटर्न लिखना था जो नहीं लिखा हुआ। अब सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो हम क्या कहा कि जब मेरा इज टर्न ट्रू हो तो नाम के साथ क्या दिखाओ, टिक दिखाओ, और अगर फॉल्स है तो सिर्फ नाम दिखाओ। तो देखो यही हो रहा है। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरीके से लिखने की जगह पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा। देखिए यहाँ पे भी वही किया, इस टैग अगर ट्रू है तो नाम और टिक के साथ, और नहीं तो सिर्फ नाम। ठीक है, इस तरीके से करने के अलावा आपके पास एक और तरीका है जो और आसान तरीके से कर सकते हैं। वो देखिए, एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई डन हो जाए, शॉर्टपुट समझो, जो डन हो जाए उसके ऊपर लाइन खिंचा हुआ है, स्विच हो, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको यहाँ पर नाम और ये दोनों को एक टैग में डालना पड़ेगा। उसका नाम डेल टैग है, डाल दिया, लेकिन डालने से पहले कर्ली ब्रैकेट अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीएसएस के बीच में हैं, तो हमको यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हम इसको हटा देते हैं, उसी को दिखाते हैं। आउटपुट देखिए कैसा आ रहा है, जो हो चुका है उसके ऊपर लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हम लोग ई फाइल से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी ये सेम काम किया गया है। देखिए इस तरह से कट मार के दिखाया गया, जिसका डन है तो वो लगेगा कि है, हो गया है। एक और तरीका है जो जिससे हम और जल्दी कर सकते हैं इस काम को, वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में कि जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर रहता है तो हर वैल्यू जो ट्रू रहता है उसको एग्जीक्यूट करता जाता है, जैसे फॉल्स वैल्यू मिलता है उसको रिटर्न कर देता है। मतलब एंड दो बार जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, वो फॉल्सी वैल्यू को ढूंढता रहता है और जो मिलता है वो रिटर्न कर देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इज टैग क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये वाला यहाँ पर स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए देखिए कितना आसान हो गया। नाम जो है रहने दो, अगर पैकिंग है तो टिक लगाओ, अगर पैकिंग नहीं है तो टिक मत लगाओ। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से काम कर सकते हैं। इस काम को हम लोग ट्रू फॉल्स में दिखाते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एरिया को मिटा देते हैं, लेकिन मेरे पास टिक वाला कॉपी नहीं है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटा देते। देखिए कितना आसान होगा ये, कि नाम जो है वो तो सब में दिखाना है, उसमें बार बार इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा कर्ली ब्रैकेट मेंशन करेंगे और लिख देंगे इज डन क्रॉस में, अगर ट्रू वैल्यू है तो एंड, तो टिक लगा दो, खत्म। कहाँ था इफ एल्स, कितना लाइन लिख रहे थे और कितना छोटा हो गया। तो तीन पॉसिबिलिटी तरीका है, इफ एल्स की मदद से, टर्नरी ऑपरेटर की तरफ मदद से, और एंड की तरफ मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। और फिर देखो सेम जैसे था पहले वैसे ही। तो इसका मतलब है कि हम लोग आसानी से इस काम को, टिक वाला काम को, किससे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर और भी क्या तरीका है, यहाँ पे भी सेम से तरीका दिखाया गया। देखो इस टैग ट्रू, और इसके बाद दिखा दो, और वो उसी हिसाब से रेंडर कर रहा है। इसके अलावा इसके अलावा आप किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, और उस वेरिएबल में आप अपना ई फाइल्स लगा भी सकते हैं, तो उतना जरूरी नहीं है ये सब। और नीचे देखते हैं कि क्या और तरीका बताया गया है इसके बारे में। नहीं, कोई और तरीका नहीं है, बस लास्ट यहाँ पहुंच गए। अगर इस फैक्ट ट्रू ना हो तो आपको ये क्रॉस निशान अगर आपको दिखाना हो, टिक लगाना हो, तो फिर क्या करना है, इस फैक्ट फॉल्स पे अगर आपको ये दिखाना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे आपको एक चैलेंज दिया गया है कि इसमें आप चेंज करके दिखाओ इसमें आप चेंज करके दिखाओ कि अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो फिर टिक लगाओ। तो हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं नॉट इज टैग और एंड, और ये सिंगल कोट में इसको पेस्ट कर दो, हो गया। यही करना था और कुछ नहीं। इसका सोल्यूशन देखिए, जो डन नहीं हुआ उसके सामने क्रॉस का साइन है। सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसने बनाया, एकदम वैसे ही जैसे मैंने बनाया, बस मैंने एंड का इस्तेमाल किया, इसने टर्नरी इस्तेमाल किया। तो टर्नरी अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टर्नरी इस्तेमाल करते हैं तो ये एंड को हटा देते हैं सबसे पहले, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो, और ट्रू होने पर ये, और फॉल्स होने पर ये वाला पार्ट, बाकी पार्ट को डिलीट मार देना, कोई जरूरत नहीं। हो गया। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो फॉल्स होने पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन भी करके दिखा रहा है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेंडरिंग लिस्ट के ऊपर। ये वीडियो में बस इतना ही। और ये जो एप्लीकेशन आप देखा जो मैंने अभी बनाया है, ये एप्लीकेशन हम लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इमेज, ऑफलाइन इमेज कैसे आपको रेंडर करना है। और एक और टॉपिक बताएंगे, वो ये है
कि अगर हम ऑफलाइन इमेज की बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर अगर टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन बनाना सीरियसली तो कैसे डिजाइन करेंगे, टू डू लिस्ट का क्या एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे सारी चीजें। और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा रेंडरिंग लिस्ट के बारे में। रेंडरिंग लिस्ट कैसे काम करता है, डॉट फिल्टर या डॉट मैप मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।